हेलो स्टूडेंट्स। चलो, इससे पहले कहाँ तक हो चुका था? बोर्स एटॉमिक मॉडल तक हो चुका था, है ना। अभी क्या चल रहा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ तक पढ़ चुके हैं? बोर्स एटॉमिक मॉडल तक पढ़ चुके हैं, है ना। तो बोर्स जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें भी कुछ लिमिटेशन आ गए थे, जिसके कारण अपने को बहुत चीजें एक्सप्लेन करने में, एटम के स्ट्रक्चर के को एक्सप्लेन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तब कुछ दूसरे तरीके से, अभी वो तरीका बताएंगे, कुछ दूसरे तरीके से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सोचा गया। ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या था? क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है अभी बताते हैं, पहले हेडिंग डालो ये, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अभी तक कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? जो बोर थे, जो साइंटिस्ट बोर थे, रदरफोर्ड थे, है ना, इन लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक चार्ज पार्टिकल सोचकर, हालांकि है चार्ज पार्टिकल, लेकिन अभी देखिए कुछ कुछ नया चीज डिस्कवर होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, जो भी थ्योरी कर रहे थे वो पुट कर रहे थे। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल एक अलग साइंस होता है, उसके थ्रू अगर हम लोग देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो बहुत सारे चीजें क्या हो गई, अपने आप क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिकल। दो टाइप से होता है, पहले इंट्रोडक्शन में देख लो, क्लासिकल क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, और दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स। किसी चीज में फोर्स लगता है और उसका मोशन होता है, या फिर फोर्स किसी भी चीज का हो सकता है और उसमें मोशन होता है, उसको क्या बोला जाएगा? मैकेनिकल या फिर मैकेनिक्स बोला जाता है ना। लेकिन अब ये दो टाइप का कैसे हुआ? क्लासिकल मैकेनिक और क्वांटम मैकेनिकल या फिर मैकेनिक्स। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होगा? जो सब्सटेंस जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसका मास कंपेयर देन बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा मास होता है, उनमें मोशन कैसे होते हैं, उसको डील कर, उसको जिस स्टडी से डील करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल मैकेनिकल। ठीक है, या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इनमें क्या आता है? जो न्यूटन के हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फॉलो होता है ना, किसमें? इस वाले में। न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन थे ना, वो किसमें फॉलो होते हैं? क्लासिकल मैकेनिकल मैकेनिक्स में फॉलो होते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं पत्थर को फेंक के मारें किसी को तो उसको लगेगा, चोट लगेगा, क्यों लगेगा? थर्ड जो मोशन ऑफ लॉ था उसके अकॉर्डिंग लगेगा, है ना। इनर्सिया, वो सब किसके अकॉर्डिंग था? न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो टिनी पार्टिकल्स एकदम छोटे, एकदम, है ना, एक पत्थर के कंपेयर में या फिर एक बॉल के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा। तो उनमें जो मोशंस होते हैं उसे हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के थ्रू डील नहीं कर पा रहे थे, है ना। इसीलिए जितना भी अभी तक जो बोर मॉडल हो रहा था उसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहे थे वो इसी के कारण हो रहे थे। तो एक नया ब्रांच देखा गया, क्या? क्वांटम मैकेनिकल या फिर क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें उन जो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, उन सब के मोशन को इसके थ्रू डील किया गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये किसके है? माइक्रोस्कोपिक मैटर। माइक्रोस्कोपिक मैटर या फिर सब्सटेंस, जो भी बोल सकते हैं। इनमें कैसे मोशंस होगा, इनमें क्या होगा, ये सब किसमें डील होगा? क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर क्वांटम मैकेनिकल में। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए तुमको ये पढ़ाया जाएगा, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसके तरफ अपना दिमाग कैसे गया, है ना। बोर जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उनके भी मॉडल में कुछ लिमिटेशन आ गया। तो भाई जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट में तो कुछ कमी नहीं है। कमी कहाँ था? हमारे पाथ में कमी था। हम लोग उसको नॉर्मल सोच रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू सोच रहे थे एटम की स्ट्रक्चर को, तो इसीलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब कैसे सोचा जाएगा?
क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू सोचा जाएगा, इसीलिए क्या है, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, चलो इसी को अपने को पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया कि अपना ध्यान इधर क्यों गया। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक जो मैटर होते हैं उनमें जो मोशंस होंगे वो किसके थ्रू डील किया जाएगा, इसके थ्रू। ठीक है, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो मोशंस होते हैं वो किसके थ्रू डील करते हैं, क्लासिकल मैकेनिकल या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स। चलो इसको मिटा रहा हूं। अब अपना दिमाग इधर गया कैसे, है ना, इसका इंट्रोडक्शन में ही हो गया था। जो क्या नाम था, मैक्सवेल, है ना, उन्होंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज पार्टिकल के टाइप से मोशन कर रहे हैं तो उनका एनर्जी रेडिएट नहीं हो रहा है, उनका एनर्जी रेडिएट नहीं हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया, वहां पर से साइंटिस्ट लोग को क्लिक कर चुका था। तो अब उसमें क्या किए लोग, एनालिसिस किए। तो दो साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हम लॉ ऑफ मोशन को ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या साइंटिस्ट, मतलब वो क्या थ्योरी थे उसको देख लो। फर्स्ट थ्योरी डी ब्रॉगली डुअल नेचर थ्योरी। ठीक है, डी ब्रॉगली डुअल नेचर थ्योरी। ये साइंटिस्ट कौन थे, कहां से थे, कौन से देश के थे, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो पढ़ सकते हो। सेकेंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये दो थ्योरी थे, ये साइंटिस्ट का नाम है और ये भी साइंटिस्ट का नाम है। इस थ्योरी का नाम क्या है, डुअल नेचर, और इस थ्योरी का नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दोनों और पूरा कंफर्म कर दिए कि हाँ हम लोग कुछ तो गलती कर रहे थे करके। ठीक है, इसीलिए अब इसमें पूरा एनालिसिस किया जाएगा पूरा। तो मेन क्या है, इन्हीं दो थ्योरी के कारण अपने दिमाग में क्लिक किया कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है अभी तक, इसीलिए जो मॉडल है वो थोड़े बहुत लिमिटेशन आ जा रहे हैं उसमें करके। ठीक है, तो अभी एक एक करके इन दोनों को देखते हैं, फिर उसके बाद मैं वापस फिर किस में जाऊंगा, जो बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसका जो लिमिटेशन है उसमें मैं उस टाइम फिर जाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि और क्या क्या लिमिटेशन था और वो बोर्स में जो लिमिटेशन था वो क्यों आ गया, इसी लोग के कारण आया था, उसको देखेंगे। चलिए सबसे पहले चालू करते हैं डी ब्रॉगली डुअल नेचर थ्योरी। इन्होंने क्या बताया, ये जो ग्रेट साइंटिस्ट है इन्होंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन हैं या फिर कोई भी पार्टिकल के पास दो नेचर रहता है, वो वेव के टाइप से भी बिहेव कर सकता है और मैटर के टाइप से भी बिहेव कर सकता है। हर एक पार्टिकल, हर एक सब्सटेंस दो नेचर रखता है। क्या क्या नेचर, अच्छा देखो, जिसके पास मास होता है ना, वो मास क्या है, प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का, सॉरी यहां मास क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेवलेंथ ये किसका प्रॉपर्टी है, वेव का। तो अगर किसी मैटर के पास मास भी है और वो वेवलेंथ भी रखा है तो क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल के टाइप से भी बिहेव करेगा और वेव के टाइप से भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो जो डुअल डी ब्रॉगली थे उन्होंने एक थ्योरी दिया, एक इक्वेशन दिया, लैम्डा जो क्या है, वेवलेंथ, इज इक्वल टू, ऐसा करके, ये क्या है, मास, है ना। किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या चीज आ गया, ये चीज, वेवलेंथ लैम्डा
है ना, वेवलेंथ, और मास मतलब m। तो देखो ध्यान देने वाली बात क्या थी यहाँ पर, लैम्डा और मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा और मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, तो हमारा बॉडी क्या है, हमारे में भी वेवलेंथ का नेचर, हम भी वेवलेंथ के नेचर शो कर सकते हैं, लेकिन हमारा मास क्या है, बहुत ज्यादा है ना, हमारा मास क्या है, बहुत ज्यादा। इसलिए देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना लैम्डा वेवलेंथ, इसलिए हमारे बॉडी का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटा मिलेगा, बहुत ही, जो चीज नेग्लिजिबल है। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या है, उनका मास बहुत ही छोटा रहता है, उनका मास बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, इसलिए उनका वेवलेंथ क्या रहता है, कंसिडरेबल होता है। मतलब उसके वेवलेंथ को अपन देख सकते हैं या फिर उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारे बॉडी में भी वेवलेंथ का नेचर है, लेकिन हमारा बॉडी का मास क्या है, बहुत ज्यादा। एक बॉल को भी लेंगे तो उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका वेवलेंथ क्या होगा, नेग्लिजिबल है, लेकिन नेग्लिजिबल, इसलिए हम उसको ना कैलकुलेट कर सकते हैं ना कुछ फाइंड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मास क्या रहते हैं, बहुत ही छोटे, बहुत ही, है ना, बहुत ही, इसलिए क्या कर सकते हैं, उसका वेवलेंथ को अपन कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए इसको याद रखना। ठीक है, वेवलेंथ ये होता है ना, ये इक्वेशन है, ये वाला डी ब्रॉगली का। तो उन्होंने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया। कैसे मैथमेटिकली प्रूव किया, अब उसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, डील कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो वेवलेंथ, किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, मास, और किसी भी वेव का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, वेवलेंथ। अगर किसी के पास वेवलेंथ है मतलब वो वेव है, अगर किसी के पास मास है मतलब वो पार्टिकल है। जैसे मेरे पास मास है तो मैं अभी क्या हूं, मैं पार्टिकल हूं, मेरे में कुछ मास है। ठीक है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन था, इनवर्सली रिलेशन था। ये देखो लैम्डा और एम, मेरा वेवलेंथ क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरा मास बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा बॉडी का वेवलेंथ क्या रहेगा, बहुत छोटा, जो नेग्लिजिबल रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स के मास क्या रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं, इसलिए उनके वेवलेंथ थोड़े ज्यादा रहते हैं, जिसको मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। ये कौन बताया, डी ब्रॉगली बताया। ठीक है, चलो देखो उन्होंने प्रूव कैसे किया। वो जानते थे, ये था आइंस्टीन इज इक्वल टू mc²। ये था इक्वेशन फर्स्ट, इसके लिए आइंस्टीन दिए थे ना एनर्जी कन्वर्जन। उसके बाद E इज इक्वल टू एच म्यू, ये है म्यू फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, म्यू, इसको बोला जाता है म्यू फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी। इसमें क्या है, ये भी एनर्जी है। एम क्या है, मास, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन वन और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में एनर्जी तो सेम है, मतलब इसको क्या साइड बोलते हैं, एलएचएस साइड सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वल आरएचएस को कर सकता हूँ ना। ऐसे ही उन्होंने क्यों प्रूव किया था, तो कैसे किया इसको, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इसको स्क्रीनशॉट लेना या फिर बाद में देख लेना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जब मैं इक्वलेट किया तो क्या आ गया, mc² इज इक्वल टू एच म्यू आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है इस तरफ म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, वेयर म्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ।
वेवलेंथ है। तो अब मैं इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू h, इसके जगह ये पुट कर देता हूँ, है ना, तो c अपॉन लैम्डा, ऐसा करके। अब क्या हो गया, इन दोनों को मैं काट देता हूँ, एक एक हो, ये कट गया, इससे क्या होगा mc इज इक्वल टू, ये क्या है h अपॉन लैम्डा, इसको उधर कर दूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, ऐसा कर, ठीक है। मिटा दूंगा इसको। तो उन्होंने क्या देखा, एनर्जी किसी चीज किसी भी मैटर में क्या रहेगा, फोटोन है उसका एनर्जी रहेगा ही रहेगा, और किसी भी मैटर में जो आइंस्टीन का इक्वेशन था एनर्जी कन्वर्जन वो तो अप्लाई हो गई। तो दोनों को इक्विलेट करके क्या निकाले, वो एम और लैम्डा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करके रिलेशन निकाले, ठीक है, इस वाले में। तो इससे अपना ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला, वो बहुत ही हेल्प हेल्प किया किसको डील करने में, एटॉमिक मॉडल को डील करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प किया, ठीक है। देखो इसी से तो अपना अपन क्या प्रूव कर लिए, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास, किसी भी चीज को, क्लियर। तो बोर लोग क्या, बोर ये सब नहीं जान रहे थे, ये डुअल नेचर तो बाद में शो किया गया, है ना, डुअल नेचर जो है वो बाद में इन्वेंट किया गया। तो बोर लोग नहीं बता पा रहे थे, उन लोगों ने नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू उसको डील करते थे, तो इसीलिए बहुत सारे लिमिटेशन आ गए, ठीक है। तो इसी को याद रखना। चलो अब सेकेंड वाला देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूँ, तुम्हारे बुक में नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अगर किसी भी पार्टिकल को या फिर किसी भी जिसके पास मास है उसको हम लाइट के स्पीड से फेंकते हैं या फिर लाइट के स्पीड से अगर वो मोशन करता है, तभी वो क्या दिखाएगा, अपना वेव नेचर को दिखाएगा। पहली बात, मैं कुछ भी कर लूं, मेरा मास इतना ज्यादा है कि मैं लाइट की स्पीड को एक्वायर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरा वेवलेंथ नहीं दिखेगा, मेरा क्या दिखेगा, मास दिखेगा, ठीक है। मास कंसिडरेबल है ना कि वेवलेंथ। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के तो मास है ही नहीं, बहुत ही कम है, इसलिए वो बहुत जल्दी लाइट का स्पीड को एक्वायर कर लेते हैं और लाइट की स्पीड से ही वो क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं पूरा सराउंडिंग, इसलिए उनका वेवलेंथ दिखता है, मतलब वेवलेंथ कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास भी होते हैं, है ना, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये सब प्रूफ हुआ था, समझ रहे हो। रदरफोर्ड क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन लोग अल्फा पार्टिकल लोग जाते रहते हैं, तुम लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इससे क्या पता चल गया था, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है ना। और एक्सरे का जो एक्सपेरिमेंट होता है उससे क्या प्रूफ हो गया था कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। इस वाले से क्या कंसीडर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ भी होता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन मास के टाइप से बिहेव कर रहा है और वेवलेंथ का भी बिहेवियर रखता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डुअल बिहेवियर, ठीक है। डी ब्रॉगली डुअल बिहेवियर थ्योरी, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ट्वेल्थ की फिजिक्स में लाइट का भी पढ़ोगे, ट्वेल्थ की फिजिक्स में लाइट जो होता है उसका भी डुअल बिहेवियर होता है। तो अभी हमें वो किससे काम है, इलेक्ट्रॉन से काम है, तो फिलहाल अभी इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, ठीक है, इसको माइंड पे एकदम बैठा लेना कि कोई भी चीज, कोई भी दुनिया में जो भी है, अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है तभी वो क्या दिखाएगा, अपना वेवलेंथ को या फिर वेव नेचर को शो करेगा। हमारा मास बहुत ज्यादा है, हम लाइट की स्पीड से नहीं जा सकते, इसलिए हमारा सिर्फ मास दिखता है, वेट वजन दिखता है, हमारा वेवलेंथ नहीं दिखेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, इसीलिए उसका मास के साथ साथ वेवलेंथ भी दिखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, देखो अब इन्होंने क्या बोला, देखो अरे यार
फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, आया, वापस आया नेटवर्क। आया, सिग्नल दिख रहा है? सिग्नल का बड़ा दिक्कत है भाई। आया क्या? नेट प्रॉब्लम है। देखो कुछ क्लियर वगैरह हुआ तो। क्लियर हुआ तो थोड़ा बहुत बड़ा